नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। वह शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उनके साथ ही उनकी पार्टी एनसीपी के 9 विधायक ने भी शपथ ली। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में कौन जीता, कौन हारा, किसने बदली पावर गेम, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। एनसीपी नेता अजित पवार बगावत करते हुए कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार ने रविवार 2 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बनसोडे, अदिति तटकरे, धर्माराव और धनंजय मुंडे ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार अजित पवार के साथ राजभवन गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी एकता बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उन्हें सहयोग करने के शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी की दृष्टि को समर्थन देने के लिए आज एनसीपी के अजित पवार और उनके साथ के नेता आए हैं। महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए यह समीकरण बैठा है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है। उनका हम स्वागत करते हैं। आज एनसीपी के कई विधायक शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे। क्या होगा अब महाराष्ट्र की सियासत में राजकीय ड्रामा, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर सामने आया है। एनसीपी नेता अजित पवार रविवार 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इन सब के बीच उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठाया है। उन्हें अपने तरीके से चलने दो, क्योंकि मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि वह मजबूत है और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। वह उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करके कहा, जिन्हें बीजेपी जेल भेज देगी, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के बागी नेता अजित पवार सहित छगन भुजबल, दिलीप वलसे, हसन मुश्रीफ भी मंत्री बने हैं। अनिल पाटिल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, धर्मराज आत्राम, संजय बनसोडे ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे को किसने कह दिया पप्पू, ये सुनकर आदित्य ठाकरे ने आपा खोया। फिर लगाया 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप और क्या दी चेतावनी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आदित्य ठाकरे ने सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीएमसी के इतिहास में सड़क ठेकों में इतनी अनियमितताएं कभी नहीं हुई। करीब 1000 करोड़ रुपए ठेकेदारों की जेब में जाने वाले थे। इस दौरान उन्होंने दाढ़ी खुजाकर सीएम एकनाथ शिंदे की नकल की और तंज कसा। आदित्य ठाकरे ने कहा, अगर आप मुझे पप्पू कहते हैं तो ये पप्पू चुनौती देता है कि हिम्मत है तो सामने आकर हमला करो। समझने वाले को इशारा काफी है। अभी तो मुंबई ने ट्रेलर देखा है, बाकी महाराष्ट्र को अभी सरकार के खिलाफ खड़ा होना बाकी है। अपनी दाढ़ी खुजाकर सीएम एकनाथ शिंदे की नकल करते हुए आदित्य ने तंज कसते हुए कहा कि जब उन्हें अपने आकाओं का फोन आता है तो अपनी दाढ़ी खुजाते हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 1 साल से बीएमसी में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे उठा रहा हूं। वो मेरे लेटर्स का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। मैंने विशेष अधिकार हनन की चेतावनी दी, तब जाकर उन्होंने संज्ञान लेना शुरू किया।
उन्होंने कहा कि हम आपकी हर अनियमितता पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास आपकी फाइलें भी है। जिस दिन सत्ता में वापस आएंगे हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आम आदमी पार्टी और सुबह सभा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है। क्या कहा मायावती ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आम आदमी पार्टी और सुभाषपा के बाद समान नागरिक संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ विशाल आबादी वाले भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इनके अपने खान पान, रहन सहन और जीवन शैली के तौर तरीके और रस्म रिवाज है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सोचने वाली है कि अगर हर धर्म के मानने वाले एक समान कानून लागू होता है तो इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारत संविधान की धारा 14 में UCC को बनाने का जिक्र किया गया है। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में PM मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में 2 कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत में संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। सिकल सेल एनीमिया ऐसी बीमारी है जो कि मरीज के लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसके मरीजों को कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। 17 राज्यों में 7 करोड़ आदिवासी सिकल सेल एनीमिया के मरीज है। अब PM मोदी ने क्या बनाया खात्मे का प्लान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसका जिक्र कर रहे PM मोदी ने अपने विरोधियों को निशाने पर लिया। PM मोदी शनिवार शाम मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी समाज के बीच एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को सिकल सेल एनीमिया से बचाने का संकल्प भी किया। ऐसे में सवाल ये है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी। तो बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2023 के बजट में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। निर्मला सीतारमण ने बताया था कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक इस रोग को भारत से जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसी कड़ी में शनिवार से PM मोदी ने सिकल सेल कार्ड बांटे और इस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो सिकल सेल एनीमिया ब्लड से जुड़ा डिसऑर्डर है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यह बीमारी सीधे तौर पर ब्लड की उस रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। आमतौर पर रेड ब्लड सेल्स गोल होती है, इसलिए ये आसानी से शरीर में मूव होती रहती है। लेकिन अगर किसी को यह बीमारी हो जाए तो उसकी ब्लड सेल्स का आकार बदल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। असम पुलिस को ड्रग के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली। असम ATS के DIG ने बताया कि शनिवार को 11 करोड़ की अवैध ड्रग पकड़ी गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। असम में ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। असम ATS और कामरूप जिला पुलिस ने 2 अलग अलग अभियानों में लगभग 11 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की है। ATS ने DGI पार्थ सारथी ने समाचार एजेंसी ANI को ये जानकारी दी। DGI ने ANI को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कामरूप जिला पुलिस ने शनिवार 1 जुलाई देर रात एक अभियान चलाया। इस दौरान एक गाड़ी से 700 ग्राम हेरोइन बरामद की। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई ड्रग की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। असम पुलिस ने काफी समय से ड्रग के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसके पहले 25 जून की रात को 18 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग की बड़ी खेप गुवाहाटी और हाजो से जब्त की थी। उसी रात असम की करीमगंज पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ एक सफल अभियान में 25 करोड़ की हेरोइन बरामद की थी। असम के पुलिस महानिर्देशक GPC ने मई 2023 में बताया था कि असम पुलिस ने मई 2021 से 1430 करोड़ की अवैध ड्रग को जब्त की थी। अभियान में 9309 संदिग्ध ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पेज पर ये जानकारी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 से 12 गैंगस्टर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। एनआईए कुछ गैंगस्टरों को असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में भी भेजने के लिए विकल्प पर विचार कर रही है। क्या गैंगस्टर को शिफ्ट करने का प्लान होगा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गृह मंत्रालय से उत्तर भारत की जेलों में बंद 10 बार कुख्यात गैंगस्टरों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर करने की अपील की है। एनआईए ने गृह मंत्रालय के अफसरों को कहा है कि कुछ चुनिंदा शातिर कैदियों को अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाए। बता दें कि अंडमान निकोबार में कैद की सजा काफी सख्त मानी जाती है। इसे काला पानी कहा जाता है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों में बंद उन गैंगस्टरों को अंडमान की जेल में भेजना चाहती है जो यहां की जेलों में बंद रहकर अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। एनआईए का मकसद इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए कुछ गैंगस्टरों को असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में भी भेजने के विकल्प पर भी विचार कर रही है, जहां फिलहाल वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगी मौजूद है। अमृतपाल पंजाब में कई मामलों का आरोपी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक प्रस्ताव गैंगस्टरों को दक्षिण भारत की जेलों में स्थानांतरित करने का था, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कुछ संकेत दिए हैं। इन संकेतों के बाद खत्म होने के आसार भी दिख रहे हैं। आखिर कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध होगा समाप्त, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को करीब 16 महीने हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कीव में सरकार यूक्रेन में संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जिन सीमाओं की बात कर रहे हैं उनमें क्रीमिया, डोनबास, जापोरोजे और खेरसन क्षेत्र शामिल है। शनिवार को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या वो युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत को तैयार है, तभी उन्होंने सीमाओं पर नियंत्रण सीमाओं पर वाली बात कही। इन सीमाओं के भीतर जो भी जगह शामिल है वो रूस के तरफ से साल 2022 फरवरी में हमला करने से पहले यूक्रेन के नियंत्रण में थे। जेलेंस्की का मानना है कि जब 11-12 जुलाई को विनियस में एक शिखर सम्मेलन के लिए गुट बुलाया जाएगा तो गठबंधन के पास यूक्रेन को इसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित करने का हर कारण मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संदर्भ में स्पष्ट संकेत की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। वेलकम बैक। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश में मेगा इवेंट बनेगा। इसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद घर घर प्रसाद भी बांटा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस संभालेगा। कैसी है तैयारियां, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले से देश के 5 लाख से अधिक मंदिरों में राम कीर्तन शुरू कर दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसी के साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी आरएसएस संभालेगा, क्योंकि देश में बड़े कार्यक्रम करने का सबसे ज्यादा अनुभव इसी संगठन के पास है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उसके पहले 10 दिन से हिंदुस्तान की संपूर्ण ग्राम पंचायतें, सभी मोहल्ले इसके वातावरण को राममय कर दिया जाए। देश भर के 5 लाख से अधिक मंदिरों में ये खास आयोजन करवाया जाएगा। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव इस दलील के साथ तर्क देते हैं कि मैं आरएसएस का हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उससे जुड़े लोगों को देश में बड़े आयोजन कराने का अनुभव है। पिछले 3 महीने से हर 15 दिन पर इसको लेकर मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पीएम ने शहडोल की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या उठाए सवाल, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
पीएम ने शहडोल की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गौंड समाज, भील समाज और अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग ही है। एमपी से पीएम मोदी का आप कांग्रेस पर वार किया तो विपक्षी एकता पर सवाल भी उठाए। एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। अपनी बात जारी रखते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशान साधा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नकली गारंटी वालों से भी आपको सावधान रहना होगा। पीएम ने मुफ्त की योजनाओं वालों विपक्ष के वादों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, उनसे सावधान रहना चाहिए। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता आते हैं, मुफ्त की चीजों का वादा करते हैं और फिर सुविधाओं को महंगा कर देते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सभी भ्रष्ट और परिवारवादी लोग हैं और एक साथ आ गए हैं। अब आपको ये सभी जमानत पर रहने वाले लोग एक मंच पर साथ ही दिखाई देंगे। पीएम ने कहा, जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद ही मैंने वहाँ इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। ब्यूरो रिपोर्ट GS। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की है सीएम पद से इस्तीफा देने की, पर बाद में उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वह राज्य के हालात को देखते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों अचानक बदल दिया निर्णय, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा किए गए नाटक ने बीजेपी आला कमान को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। मणिपुर में हिंसा रोकने के नाकाम रहने पर आला कमान ने बीरेन सिंह को इस्तीफा देने को कहा। बीरेन सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से 3 बजे का समय भी लिया, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं पहुंचे। उधर दिल्ली से फोन आने के बाद बीरेन सिंह ने दोपहर 4 बजे ट्वीट कर कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीरेन सिंह द्वारा लिखा गया इस्तीफा फाड़ दिया गया है। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीरेन सिंह का दावा है कि कुछ महिलाएं राज्यपाल से मिलने से पहले खुद इम्फाल के राजभवन पहुंची। उन्होंने मांग की कि बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का मानना है कि महिलाओं को भेजने का नाटक भी बीरेन सिंह ने ही किया है। शुक्रवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बीरेन सिंह कई मंत्रियों और नेताओं के साथ अपने आधिकारिक बंगले से बाहर निकले और जब उनके काफिले ने राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो हजारों लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी, और महिलाओं ने उनकी कार को घेर लिया था और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। गुजरात में बिपौजय संकट के बाद अब मानसून की भारी बारिश ने कच्छ और सौराष्ट्र के कई जिलों में जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कच्छ, गांधीधाम, अंजार, जूनागढ़, जामनगर और राजकोट के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। क्या है मौसम विभाग की अति भारी बारिश की संभावना? भारी बारिश से कितने लोग गंवाई जान? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय की चुनौती झेलने के बाद गुजरात में मानसून की भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। राज्य में कच्छ, गांधीधाम, जामनगर और जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद काफी सारे गांवों का संपर्क टूट गया है, तो वहीं काफी सारे गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सबसे ज्यादा स्थिति जूनागढ़ में बिगड़ी है। गिर के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्र में बारिश से जिले कल्बा और औजल नदी उफान पर है। राज्य में भारी बारिश के चलते 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड जिलों में भारी बारिश हुई, तो वहीं राजकोट, बोटाद और अमरेली जिलों में काफी बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। राज्य में भारी बारिश के चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के चलते 30 जून को अहमदाबाद में भारी जाम भी लगा था। मुख्यमंत्री ने बारिश से प्रभावित इलाकों में NDRF को मदद के लिए भेजा है। मानावदर, केशोद, मांगरोल समेत ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति है। इससे बामनारा, बालागांव, मतियाना, सरोवर, पंचारा, चोरुदर, सिट्रोजा,
पदोदर, इसरा, टिकेत, अंक, मनावादर तालुका के कोयलाना सुत्रेज, संधा, सरम, कोड़ार, हंटपुर, औसा, बगसरा, फुलरामा, समरादा सहित गांव की स्थिति, मितियाना, मांगरोल तालुका की हालत गंभीर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।